Hello friends, in this video we are going to learn about a chapter called Magnetic Effect of Electric Current from 10th Standard Science with reference to NCERT। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी और इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू, ये सब इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि मैग्नेट एक्चुअली क्या है। तो एक सब्सटेंस है मैग्नेट। ओके, क्या करता है ये सब्सटेंस? ये आयरन, ठीक है, और आयरन लाइक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि ये क्या करता है, जैसे कि हम मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो साउथ पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते। सॉरी, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो साउथ पोल होते हैं वो एक दूसरे को ढकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। ओके, अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है वो अलाइन करता है अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ओके, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो होता है, साउथ का जो डायरेक्शन होता है उस साइड नॉर्थ वाला पॉइंट मूव करता है मैग्नेट का, और जो अर्थ का नॉर्थ साइड होता है, डायरेक्शन नहीं, वो एक बार मैग्नेट होता है अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का। तो उसका जो साउथ वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साइड नॉर्थ वाला पॉइंट करता है एक नॉर्मल मैग्नेट, उसका नॉर्थ पॉइंट करेगा एक नॉर्मल मैग्नेट का, और जो उसका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो साउथ पोल होगा वो उसकी तरफ नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा एक नॉर्मल मैग्नेट का। ठीक है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक साउथ पोल भी होता है, एक नॉर्थ पोल भी होता है। इसी वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक मैग्नेट की बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है जब उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन था ये। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये चैप्टर है हमारा, उसमें ये जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट होता है, सेफ्टी मेजर्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर, ओके, एंड अर्थ वायर, ये सब सेफ्टी मेजर्स में आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली उन सब का एक कंटेंट ओवरव्यू है। मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये तो हमने देख ही लिया है अभी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टी, राइट हैंड थंब रूल, ये सब पढ़ेंगे। सोनोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे, सोलेनॉइड, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, कहाँ यूज़ होता है ये भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ होता है लिखा हुआ है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो किस तरह यूज़ होता है ये सब देखेंगे अब। फ्रेंड्स, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक एरिया होता है एक मैग्नेट के अराउंड, ओके, जिसके अराउंड हम एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसकी SI यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है, और ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैव magnitude and direction, we know that quantity as vector quantity.
ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड को हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का, किसी बार मैग्नेट का किस तरह है कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से। सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल हमें फाइंड करना होता है, फिर हमें पता चल जाता है। और अदर डिवाइसेस भी आते हैं जो बहुत ही अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं और एक ग्राफ भी बना के दिखा देते हैं। बहुत अदर डिवाइसेस भी आज के टाइम। The needle of a magnetic compass is freely suspended bar magnet, and that magnetic compass also have a bar magnet which finds the north and south pole of other bar magnet which we don't know, है ना। उस बार मैग्नेट के हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को नहीं जानते, लेकिन मैग्नेटिक कंपास के जो बार मैग्नेट कंपास के अंदर होता है उसके हम नॉर्थ और साउथ पोल को जानते हैं, तो उसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेते हैं। यानी जो उसका नॉर्थ पोल है जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में पता चल जाएगा कि हमें दूसरे बार मैग्नेट का साउथ पोल है। इसी तरह साउथ पोल के लिए भी, साउथ पोल उस बार मैग्नेट का, कंपास का बार मैग्नेट का अगर पॉइंट करेगा किसी डायरेक्शन में तो हमें पता चल जाएगा कि वो उसका दूसरे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ओके, ऐसे पता कर लेते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फील्ड लाइंस जो होती है वो अराइज करती है नॉर्थ पोल से और एंड हो जाती है टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज कर्व्स होती है, फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोजर होती है, तो ज़्यादा स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होने का संकेत देती है। फील्ड लाइंस जो होती है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट, यानी नॉट पॉसिबल टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट। अगर दो फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि दो डायरेक्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे तो नहीं हो सकती। ओके, and direction of field lines inside a magnet is south to north. Okay, and relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of field lines. field lines जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने का संकेत मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है। वैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि फील्ड लाइन क्लोज होगी या दूर होगा, उससे क्या लोचा है, यानी उससे क्या लॉजिक है कि हम फील्ड लाइन क्लोज होगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं और दूर होगी तो कम होगी। तो दो फील्ड लाइंस के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड की शेयरिंग होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ज़्यादा क्लोज होगी तो वहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी। फील्ड लाइंस एक्चुअली कंडक्टर होते हैं, है ना, ज़्यादातर डिवाइसेस में, और जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगा, जहाँ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। यानी सोलेनोइड में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ओके, क्योंकि सोलेनोइड फिर इस तरफ फॉर्म होता है कि ज़्यादा समझ में आता है। ओके, और फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती है, और ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से जैसा मर्जी वैसा इमेजिन करके बना दिया। एक्सपेरिमेंटली उसको फॉर्म किया जाता है, फील्ड लाइंस को एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद फील्ड लाइंस बनाई जाती है। और फील्ड लाइंस जहाँ हमें क्लोज दिख रही है, सीधी सी बात है, हमें फिर पता चलेगा कि वो फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोज है, यानी बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ज़्यादा दूर दूर होंगे तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा दूर दूर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही है, एक लाइन पे आ रही है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हमें फील नहीं होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, एचसी ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये चेक किया कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और वाइट हैंड थंब रूल फिर वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, जब हमें कंडक्टर को अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं
तो हमारे कर्व फिंगर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और जो हमारा थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। कहाँ पॉइंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट के। ओके, देन द फिंगर wrapped around the conductor give the direction of what? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअली में जैसे कि हमने कंडक्टर को जब अपने राइट हैंड के थ्रू पकड़ा है, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारे कर्ल फिंगर के थ्रू पता चलेगा। अगर वो फिंगर अंदर की तरफ मुड़ी हुई है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? कुछ इस साइड इसमें दिखा भी है कि ये कुछ ऐसे, यानी ऐसे डायरेक्शन है। ओके ओके फ्रेंड्स, और करंट की डायरेक्शन नीचे, तो यहाँ से ऐसे डायरेक्शन फिर पता लग सकता है। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरह होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कुछ पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो किस तरह रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे होते हैं। डायग्राम ऊपर बनाए रखा है मैंने, वो भी समझाएंगे। और हर एक पॉइंट पे कंडक्टर के, यानी हर एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल प्रोड्यूस होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। और जितने छोटे सर्कल होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितने बड़े सर्कल होंगे उतने ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेंज बढ़ता जाता है, जैसे दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय और वाइट हैंड थंब रूल, जो ऊपर से पढ़ा है हमने। उस कंडक्टर को अगर हमने राइट हैंड से पकड़ा है तो हमारी जो कर्व फिंगर होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है। ओके, सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, तो ये बताएंगे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट के होती है। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस चीज़ का रिजल्ट है? स्ट्रेंथ ऑफ करंट के वजह से आ रहा है। करंट की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है करंट की वजह से। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है, ज़्यादा है, कंडक्टर से है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। और डिस्टेंस कम है तो जल्दी जल्दी करंट सप्लाई होगा और करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर अ सर्कुलर लूप। अब इसमें देख सकते हैं, इसको अगर हम राइट हैंड से पकड़ेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस साइड आएगी, इस साइड। ओके, ऐसे ऐसे करके डायरेक्शन आएगी, ऐसे 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 ऐसे। ओके, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, तो ये भी उसी तरह है। सर्कल बिकम्स लार्जर and larger as we move away from the conductor. Okay, circular loop. Every point on a wire carrying current would give a rise to a magnetic field or appearing as a straight line at a center of the loop. यानी सेंटर पे जब हम देखते हैं, अभी डायग्राम भी देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। उस पॉइंट पे क्या होता है कि यानी वहाँ पर थोड़ी डायरेक्शन भी चेंज होती है, वो भी देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम किस तरह होता है वो भी देखते हैं। देखिए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है,
लेकिन आउटसाइड क्या है, इधर से जाती है ऐसे ऐसे। फैक्टर अफेक्टिंग अ फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का, वो कैसे इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ज़्यादा पास करेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कॉमन रूल है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अगर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर ज़्यादा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। और कंडक्टर का डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कंडक्टर से एक्चुअली में यहाँ से करंट पास होते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन कुछ नॉर्थ साउथ होता है और यहाँ से साउथ नॉर्थ होता है। यहाँ से डायरेक्शन ऐसे होती है, इधर से ऐसे होकर जाती है और इधर से, और यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ होकर जाती है, नॉर्थ साउथ। ओके, यहाँ पे लिखा भी होगा, अभी आगे देख लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एडिटिव इन नेचर, हम उसको वो एडअप होता रहता है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। लूप जैसे इंक्रीज करेंगे, यानी जो कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है जो, वो एक लूप है, और वो इंक्रीज जब होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। दिस इज बिकॉज करंट इज ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन, ठीक है। कुछ डायरेक्शन भी होता है और सेम डायरेक्शन होता है। सोलेनॉइड देखते कैसा होता है। अ कोइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। सर्कुलर टर्न्स होते हैं सोलेनॉइड में, ठीक है। और वो किस पे, एक मेरे ख्याल से लोहे की रोड पर ही बंधे होते हैं जिससे कंडक्शन हो पाए। क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्लोजली बाउंड होते हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड का, वो सिमिलर होता है वैसे ही जो बार मैग्नेट का होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कॉकरोच जैसा होता है। ओके, एक डायरेक्शन से ओरिजिनेट होता है, एक डायरेक्शन पे एंड होता है। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक्चुअली ना यहाँ से ओरिजिनेट होता है, साउथ से नॉर्थ होता है यहाँ पे, और ये जो होता है नॉर्थ से साउथ होता है, बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ होता है, अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इसे। ये जो डायरेक्शन है यहाँ से जो आता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है यहाँ से कुछ इस ऐसा डायरेक्शन होता है। ये चीज़ आगे पता चलेगा मैं। represented by a parallel field lines, okay, uniform inside the solenoid, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्म होता है, और ये पैरेलल हो जाते हैं, एक्चुअली सेम हो जाते हैं। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ ही गया, ठीक है। आउटसाइड कैसे होता है, नॉर्थ से साउथ, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ऐसे ऐसे, ओके। यहाँ से भी ऐसे ऐसे। और यहाँ पे कैसे होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से, और यहाँ से ये लाइन जो है ना, ये दोनों लाइन आपस में मीट करने लग जाती है, और ये एक सिंगल लाइन होती है जो अंदर में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन शो करती है, ओके। क्योंकि यहीं पे सारी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड अप होती हैं और ज्वाइन होने जाती है, एक सिंगल लाइन बन जाती है, ओके। तो ये डायरेक्शन का कुछ होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कुछ सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है। ये हमारा सोलेनॉइड है, ये जो हमारा है ये सोलेनॉइड है, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये जो कॉकरोच जैसा स्ट्रक्चर है। और ये अंदर से बॉक्स जो है जिसमें ये बैटरी लगा है, ये स्विच लगा है, ये सोलेनॉइड है। और ये एक रोड पे बंधा होता है, कॉपर वायर ऐसे
लपेट देते हैं इसको, ठीक है, और कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, साउथ से नॉर्थ, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ टू साउथ, ओके। बुक में भी काफ़ी अच्छा बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अब देखते हैं और परमानेंट मैग्नेट देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, परमानेंट मैग्नेट इतना पावरफुल नहीं होता। इट इज़ अ टेम्पोरली मैग्नेट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बात हमें याद रखना चाहिए। और कैन बी ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड, इसकी पावर बड़ी जल्दी चली भी जाती है। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, स्ट्रेंथ कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, साउथ नॉर्थ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज, जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन को चेंज करने से। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, बताया भी है, तभी तो बुलेट ट्रेन में इसका प्रिंसिपल यूज़ होता है। बुलेट ट्रेन में कोई सिंपल मैग्नेट नहीं लगा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, और उसकी वजह से एक पावरफुल मैग्नेट बनता है, जो कि एक स्पीड देता है ट्रेन को। कैन नॉट बी ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड बिकॉज दैट्स अ परमानेंट मैग्नेट। In spite of that, it is a very weak magnet, but it's a permanent magnet. That's why we can't demagnetize it. Okay. और strength जो होता है वो fixed होता है, because strength एक बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ज़्यादा भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं नॉर्मल यूज़ के लिए। और पोलैरिटी जो होती है कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज परमानेंट मैग्नेट है, ओके। नेम से ही सब कुछ क्लियर है। और जनरली वीक मैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट ना एक्चुअली में ना इसको बनाया ही इसीलिए किया गया है, जब हमें मैग्नेटिक इफेक्ट की बहुत ज़्यादा नीड होने लग गई और बहुत पावरफुल मैग्नेट्स की जब हमें ज़रूरत होने लगी, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाया गया था, ठीक है। इसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था कि हम मैग्नेटिक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट का यूज़ कर पाए, ओके। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह होता है ये चीज़ भी देख लेते हैं। एक हमारे साइंटिस्ट हैं एंडेरी मैरी एम्पियर, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट है और काफ़ी फेमस भी है। जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और उसमें भी आपने देखा ही होगा एम्पियर जो लगा रहता है वो इन्हीं के नाम से पड़ा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है करंट के फील्ड में, और इन्होंने सजेस्ट किया था ये कि मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वेयर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगाता है मैग्नेट, और वो फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, बट डेट्स अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्रिएट होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ओके। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इन अ कंडक्टर इज मैक्सिमम। अब देखो फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई। अब वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कब होगा कम कब होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स in a particular direction, there might be chance there would be very low displacement, और एक पर्टिकुलर एंगल पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वक्त चांसेस हो सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए। तो एंगल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एंगल 0 है तो यानी एंगल अगर 90 है तो हो सकता है जो जिस चीज़ को हम खिसका रहे हैं उसके और हमारे फोर्स के डायरेक्शन के बीच में एंगल जो है वो एकदम 0 है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे एंगल अगर मैक्सिमम हो यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट राइट एंगल पे होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है,
और जो करंट का डायरेक्शन है वो दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, तो एट दैट कंडीशन देयर वुड बी अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो रिवर्स्ड होगा ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। वेरी इजी। ओके, पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। That's some images about force on current carrying conductor due to a magnet. तो that's a magnet। अगर ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगा, ग्रीन कलर ले लेते हैं, कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, और करंट का डायरेक्शन मान लो ऐसे होगा, यानी ये यहाँ से करंट जा रहा है ऊपर की ओर, तो ऐसा डायरेक्शन होगा। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है, अगर ये 90 डिग्री हो रहा है दोनों के बीच में, अगर ये 90 डिग्री हो रहा है तो जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों फिंगर को स्ट्रेच करते हैं इस तरह स्ट्रेच करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा जो तीनों उंगलियां हैं सच डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब किस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, कुछ इस तरह करेंगे और हमारा जो उंगली है थंब नीचे की ओर पॉइंट करेगा, मिडिल फिंगर ऐसे और साइड वाला ऐसे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, और फोर फिंगर के बगल वाला जो होता है मिडिल फिंगर। ओके, बीच का फिंगर जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट के, और जो हमारा थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन। अब इस प्रिंसिपल को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रिंसिपल में, आई मीन इलेक्ट्रिक मोटर के काम के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे फोर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले हमें दो चीज़ वैसे पता होना चाहिए, फिर भी हम वहाँ पे अगर हमें कुछ पता है भी नहीं ना तब भी पता चल जाता है ये अप्लाई करने पे। और ये एक्सपेरिमेंटली वैसे इस लॉ को, यानी ये जो टेक्निक होती है उंगली से पता करने की, हैंड से, राइट हैंड थंब रूल, कैसे बनाया जाता है एक्चुअली इसको पहले ऑब्जर्व करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं कि ये डायरेक्शन है किधर, फिर इससे थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, फिर हैंड से एक रूल बना देते हैं। ओके, पहले ऑब्जर्व किया जाता है। एक मोटर है, ठीक है, और ये क्या होता है, एक मोटर एक डिवाइस होता है। अब ये करता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी देता है, ये प्रिंसिपल है। ये चीज़ हमें मेन जो बात है, एक इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर भी पढ़ेंगे, उनमें एक मेन डिफरेंस क्रिएट करता है ना, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फैंस में मैकेनिकल एनर्जी देता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोता है मैकेनिकल है, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर ग्राइंडर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं देता ना, लाइट तो नहीं देता, मैकेनिकल एनर्जी देता है, और बहुत सारे अप्लायंस होते हैं। ओके, तो हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है, एक काम जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो हम कर पाते हैं इससे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोटर क्या है एक्चुअली में, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, यूटिलाइज करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है उसको यूटिलाइज करता है, और काफ़ी पावरफुल होता है इसीलिए हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। और ये किसके प्रिंसिपल को काम करता है कि जब
एक रेक्टेंगुलर कोयल को प्लेस कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और करंट जो है वो पास किया गया है उसके द्वारा, तो उस पर एक टॉर्क एक्ट होता है कोयल पे, जो रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट इट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। व्हेन द कोयल रोटेट, जब कोयल रोटेट करता है तो जो शाफ्ट होता है, जो कॉर्नर एरिया होता है, ऑल्सो रोटेट, ठीक है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसमें सप्लाई की जाती है और मोटर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ओके। जैसे हम कहीं एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसकी वजह से टीवी चल जाता है, पंखा चल जाता है, उसकी वजह से अदर इक्विपमेंट्स भी चलने लग जाते हैं बिजली की वजह से। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर किस तरह होता है। प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। जब मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है तो जो हमारा कोयल है उस पर एक टॉर्क लगता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोयल का लेफ्ट एरिया होता है, राइट एरिया, वो ऊपर की ओर मूव करता है और लेफ्ट एरिया नीचे की ओर, जिसकी वजह से वो रोटेट करने लग जाता है। और उस वक्त जब उसको एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर अदर डिवाइसेस भी हम उससे चला पाते हैं। तो ये था प्रिंसिपल। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे, कंस्ट्रक्शन पे सॉरी। तो एक आर्मेचर होता है, कोयल है, ओके। इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो उसमें एक रेक्टेंगुलर कोयल प्रेजेंट होता है, उसको हम ABCD नाम दे देते हैं, और इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है। इस पे कॉपर वायर लिप्टिव होते हैं, वाउंड का मतलब होता है लिपटा होना, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कोयल जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ एन रेक्टेंगुलर कोयल ABCD, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोयल जो होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर का होता है, ठीक है। और इस चीज़ को, इस कोयल को एक सॉफ्ट आयरन कोर पे लिपटा जाता है, ठीक है। और ये इसको लपेट कर जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्मेचर, ओके। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्रिएट होता है, कोयल जो होता है जिसे आर्मेचर कह सकते हैं वो प्लेस किया जाता है कहाँ, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। अब वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये। अब इस तरह क्या होता है, AB और CD जो होता है परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो आर्मेचर की डायरेक्शन होती है दोनों परपेंडिकुलर होती है। अब इससे क्या होता है, एक टॉर्क लगता है, परपेंडिकुलर टॉर्क, परपेंडिकुलर फोर्स कह सकते हैं। अब स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं इसमें, स्प्लिट रिंग्स, इसे कॉम्यूटेटर कहते हैं स्प्लिट रिंग्स को, ओके। अब इट कंसिस्ट ऑफ टू हेवल्स, ओके। आधे आधे स्प्लिट रिंग्स होती है, मेटेलिक रिंग्स होती है, और इसको P और Q के नाम से डिनोट किया जाता है, ओके। टू एंड्स ऑफ आर्मेचर पे लगे होते हैं, ठीक है। जो दो एंड होते हैं आर्मेचर के वो कनेक्टेड होते हैं किससे, ये दो रिंग्स से। और इनका फंक्शन क्या होता है कम्यूटेटर का, ये रिवर्स करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को। डायरेक्शन ऑफ करंट को जब रिवर्स करती है तो इसके वजह से हमें एक फिर क्या होता है कि इसकी वजह से रोटेशन भी, फिर फोर्स दूसरे डायरेक्शन से लगना स्टार्ट हो जाती है, फिर रोटेशन चेंज हो जाता है, ओके। अब ब्रशेस जो होती है, दो कार्बन ब्रशेस X और Y, वो प्रेस किया जाता है अगेंस्ट द कम्यूटेटर, ओके। दिस ब्रशेस एक्ट एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी, टर्मिनल बैटरी से जुड़ी होती है
और कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। अब इनके भी कुछ काम होंगे। ओके, अभी फ़िलहाल तो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, इसके काम इतने बहुत आगे के फील्ड में पता चलते हैं। बैटरी जो होती है, इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस। ओके, अब ये बैटरी क्या करती है, सप्लाई करती है करंट को, एक्चुअली में एक रिलेशन प्रोवाइड करवाती है। अब कार्बन ब्रशेज में भी करंट सप्लाई होगी, उसकी वजह से फिर कम्यूटेटर में भी, फिर वहाँ से आर्मेचर में, सब कनेक्टेड होती है। सप्लाई टू द करंट टू द आर्मेचर coil, current in the coil ABCD enter from the source battery through the conducting brush X and flows back to the battery through the brush Y। ओके, ऐसे ऐसे इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन बताया गया है यहाँ पे, किस तरह करंट, कहाँ से करंट निकलती है, कहाँ से करंट जाती है। अब ये सब थोड़ा सा कैसे इसका सेटअप होता है वो बताया। वर्किंग ऑफ मोटर देख लेते हैं, अभी इसका डायग्राम भी देख लेंगे आगे। व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, आर्म ए बी एंड सी डी एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, ये मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी पावरफुल होती है और काफ़ी इफेक्टिवली ये आर्मेचर को रोटेट कर पाती है। ऑन अप्लाइंग अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुश इट डाउनवर्ड। ओके, और आर्म सी डी को एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक कोयल की साइड ऊपर की ओर रोटेट करेगी, एक नीचे की ओर, तो इससे एक रोटेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, both the forces are equal and opposite, that's why forces acting on a different position armature constitute a couple and rotate the coil in anti-clockwise। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। एट हाफ रोटेशन क्या होता है, Q makes a contact with brush X and P makes a contact with brush Y। ठीक है, ब्रशेस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। नाउ द करंट इन कोयल गेट रिवर्स्ड, दैट्स इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स भी रिवर्स डायरेक्शन में लग जाती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से रोटेशन जो होता है वो अब क्लॉकवाइज में होता है। अगले लाइन में देखते हैं। अब देखिए, अलोंग द पाथ डी सी बी है, पहले ए बी सी होता, ए बी सी डी, अब डी सी बी हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई रोटेशन की। अब आर्म ए बी होगा कोयल डेट वॉज अर्लियर पुश्ड डाउनवर्ड, अब ये पुश होगा अप डायरेक्शन, ऊपर की ओर। और ये वाला जो आर्म सी डी होगा, जो कि पहले ऊपर की ओर पुश हो रहा था, अब ये नीचे की ओर पुश होगा। These two equal and opposite forces constitute a couple. This couple now rotate the coil in clockwise direction. Okay, clockwise direction में चलेगा। The reversing of the current is repeated at each half rotation. आधा रोटेशन के बाद क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है करंट का, जिसकी वजह से रोटेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, giving rise to a continuous rotation of the coil। okay, यानी कोई वजह होता होगा जिससे कि कुछ समय तक ही वो एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, इसीलिए डायरेक्शन जब चेंज कर देते हैं तो कॉन्टिन्यूसली वो रोटेट कर पाती है। ओके, टू द एक्सल, hence the electrical energy is converted into mechanical energy। अब एक कमर्शियल मोटर जो होता है वो यूज़ करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे तो हमने परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में। ओके, क्योंकि कोई पावरफुल मैग्नेट, कमर्शियल मैग्नेट थोड़ी बनाना था, आई मीन कमर्शियल मोटर हमें थोड़ी बनाना था, इसीलिए। और लेकिन कमर्शियल मोटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करता है। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो उसमें कोई
यानी कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं दिखेगा आपको। कॉपर की वायरिंग होती है, दिखने में एक नॉर्मल बंदे को कभी लग नहीं सकता कि वो एक मैग्नेट है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है तो एज अ मैग्नेट वो काम करता है। ओके, जो मोटर होती है, मोटर की जो क्या कहते हैं, सीलिंग फैन हो गया, आगे हम देख भी सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द कोयल होती है इसमें। सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिस पर कोयल जो होता है वाउंड होती है। ओके, इसको आर्मेचर कहते हैं। दिस enhances द पावर ऑफ मोटर। हार्ट एंड ब्रेन एंड ह्यूमन बॉडी हैव अ सिग्निफिकेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारी ब्रेन की भी जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, हमारी बॉडी भी एक फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड होती है जो रेडिएट करती है हमारे शरीर से। हमारे ब्रेन से भी कुछ फील्ड लाइंस रेडिएट होती है। ओके, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है, हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी का उसको डिटेक्ट करके हमारा एक मशीन जो होता है, वो मशीन होता है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करके हमारे बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज फॉर्म करता है। ओके, हेलो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या है। तो उससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं जो जिसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया गया है और ये इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम है। इसमें आर्मेचर दे रखा है हमें, इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखा है जहाँ से करंट पास होगा, यहाँ पे ब्रशेस पे जाएगा, फिर यहाँ से ब्रशेस से जाकर ये कॉइल को रोटेट करेगा। फिर हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी इन ब्रशेस की वजह से। ओके, फिर इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और जो क्या कहते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट हमें पता है, ठीक है। अब उसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं और फोर्स का डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। अब ये कोइल ऊपर की ओर रोटेट करेगा या नीचे की ओर, कैसे पता चलेगा? ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ओके, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट पीछे की ओर एक तरीके से 3D इफेक्ट में देखें तो ओके, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह है। फोर्स जो होगा वो थंब के थ्रू होगा, तो थंब जो होगा नीचे की ओर पॉइंट करेगा, जिसकी वजह से ए बी नीचे की ओर जाएगा। ए बी पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा और सी डी पे फिर अपोजिट होगा एक तरीके से, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमें पता चल गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे लगाना होता है, ये मेन होता है इस डायग्राम में। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि गैल्वेनोमीटर है क्या। तो इंस्ट्रूमेंट होता है एक जो कि डिटेक्ट करता है क्या, प्रेजेंस ऑफ करंट, ओके, किसी सर्किट में, और ये डिटेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को भी। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखते हैं, नया टॉपिक। व्हेन अ कंडक्शन इज प्लेस्ड इन अ changing magnetic field, some current is induced in it such that the current called induced current means, और ये फिनोमेना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो समझते हैं इस चीज़ को कि कंडक्टर को अगर हम प्लेस करते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस वक्त उस कंडक्टर में सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, यानी कंडक्टर में कुछ करंट इंड्यूस्ड होंगे। इंड्यूस्ड होने का मतलब कुछ करंट कम या ज़्यादा होंगे। ओके, ज़्यादा तो होने का सवाल ही नहीं है, कम ही होगा करंट, है ना, कुछ करंट उसमें प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से जो करंट है वो
अब इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा, ठीक है। कंडक्टर में जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है इसको। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जैसे करंट है, जैसे कहीं से करंट निकल रही है, तो वो करंट जो होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से करंट का इफेक्ट हमें दिखने को नहीं मिलता, और जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा करंट इंड्यूस्ड होते हुए दिखता है, यानी हमें ऐसा लगता है कि कुछ करंट कम हो गया है। एक्चुअली वो करंट कन्वर्ट हो जाता है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में, ओके। इसीलिए करंट का इफेक्ट हमें नहीं दिखता, ऐसा कुछ होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसमें क्या होता है कि मैग्नेट को मूव किया जाता है कॉइल में, और कुछ डिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। किसमें? गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल है, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होते हैं, ओके। और उस कॉइल से गैल्वेनोमीटर को अटैच किया जाता है, बिकॉज कि हम उसमें करंट को देख पाएँ, ओके। तो करंट उसमें हम पता कर पाते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्टेशनरी, अगर पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, मैग्नेट को मूव कर रहे थे कॉइल में, तो क्या हुआ था, कुछ डिफ्लेक्शन हमें दिखा, बहुत छोटा कम समय के लिए डिफ्लेक्शन दिखा। और जब अगर हम उसको मैग्नेट को स्टेशनरी रख दें तो उस वक्त कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, ठीक है। यानी सम अमाउंट ऑफ करंट होता है, फिर थोड़ा सा इसमें करंट चेंज होता है, तो जिसकी वजह से हमें डिफ्लेक्शन शो होता है, ओके। कुछ करंट फिर उसमें स्टार्ट हो जाता है चलना, क्योंकि यहाँ से कोई एक तरीके से कोई सर्किट नहीं है ना, तो अगर मान लो उसमें करंट होगा, कुछ कंडक्टर्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो कब मूव करना स्टार्ट करेंगे, जब उसमें करंट होगा। लेकिन इसमें करंट नहीं है, मैग्नेट है सर, तो मैग्नेट से भी करंट क्रिएट किया जा सकता है। ये चीज़ हम इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं। तो स्टेशनरी था जब, तब कोई डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखा गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब कोई करंट नहीं हुआ, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। मैग्नेट इज़ विड्रॉन, मैग्नेट को कंडक्टर से बाहर निकाल दिया गया, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखा गया, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस। इस केस में डायरेक्शन किस तरह होगी, मान लो अगर इस तरफ है, तो इस केस में डायरेक्शन हमने किस साइड रखी, इस साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्टिविटी हमारा 2 देखते हैं, इसमें क्या हुआ है। इसमें हमने, ये पहले वाला एक्टिविटी के लिए था, एक्टिविटी 1, ये हमारा दूसरे एक्टिविटी के लिए है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि स्विच्ड ऑन, देयर इज अ सर्किट, व्हेन स्विच्ड ऑन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज शोन, डिफ्लेक्शन शो हुआ, होना भी चाहिए। अब स्टेडी करंट के लिए देख लेते हैं। स्टेडी करंट क्या होता है फ्रेंड्स, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओके, तो नो डिफ्लेक्शन, बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग। स्विच्ड ऑफ में कोई करंट हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ circuit means when we switched off, electrons is flowing in opposite direction and flowing through and stored again in battery, यानी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है करंट की, डायरेक्शन आती है इधर की ओर, बंद कर देते हैं तो वापस अपनी जगह पे जा रही होती है करंट, ओके। कुछ इस तरह होता होगा। समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपकी मर्जी का, क्योंकि इतनी डिटेल में एक्चुअल फैक्ट इसमें नहीं समझ सकते हम। ये हमें जब पर्टिकुलरली इस फील्ड में हम जा रहे होते हैं, तब हमें एकदम करेक्ट नॉलेज हमें पता चल रहा होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब हम खुद उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उस फील्ड में जाकर, तब हमें पता चलता है। अभी तो हम उस फील्ड में जा नहीं सकते हैं ना, तो समझने के लिए समझ सकते हैं। बेसिकली कुछ चीज़ें होती है हमें ऐसे ही समझना होता है।
ओके फ्रेंड्स, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखते हैं, इसके बाद जनरेटर, देन एंड ऑफ दिस टॉपिक। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड का हमें यूज़ करना है, होल्ड द थंब, फोर फिंगर, द मिडल फिंगर। कैसे? ऐसे कि इस तरह हमें करना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर। ओके, तो एक ही तरीका होता है, कुछ इस तरह होता है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb points in the direction of motion of conductor, then the direction of induced current is indicated by middle finger। फोर फिंगर क्या इंड्यूस्ड करेगा? चलो यहाँ देख लेते हैं। तो हमारा थंब ये है, ये करंट के डायरेक्शन को बताएगा, और ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्चुअली बताएगा कि जो हमारा जनरेटर का आर्मेचर है वो किस साइड मूव करेगा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, फील्ड ऑफ डायरेक्शन किधर है मैग्नेटिक फील्ड की। अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर मीन्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसी तरह फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल है, और इसको हम यूज़ करते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने में। इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना होता है। ओके, यहाँ पे कुछ ये सिंपल डायग्राम है। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? एक मशीन है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है कैसे? मैकेनिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। तो जो रोटेट करता है कॉइल को, वो कॉइल को एक तरीके से जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, जैसे कि हम साइकिल से भी कभी कभी कुछ लोग बहुत आजकल इस टेक्निक को फोर्स किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। साइकिल से भी साइकिल चलाते हैं बंदे, और पीछे से बल्ब से कनेक्ट करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, और फिर बल्ब भी जल जाता है। तो ये भी है कि हमें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि साइकिल उस बंदे ने चलाया, मतलब वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है। ओके, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज अ मोमेंट्री या मोशन एनर्जी कह सकते हैं, यानी जिसमें कुछ स्पीड होती है, कुछ हलचल होता है ना, उस चीज़ को, वैसी एनर्जी जो किसी हलचल के थ्रू क्रिएट होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो हमें पता ही है, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये हमारा मोटिव होता है। A generator works on the principle of what? Electromagnetic induction, and when a closed coil is rotated in a uniform magnetic field with its axis, coil change and induced an EMF is set up. The principle behind this electric generator is based on Fleming left-hand rule. Because induced इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं, करंट की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं इंड्यूस्ड करंट की, वो हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मिलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर कैसे होता है?
मैग्नेटिक फील्ड इसमें शामिल होता है। स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक परमानेंट मैग्नेट है विथ कॉनकेव पोल्स, ओके। आर्मेचर होता है ABCD, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पे जो सिलेंड्रिकल कोर होता है उससे लपटा जाता है, ओके। सिलेंड्रिकल कोर यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में लपटा जाता है। स्लिप रिंग्स होते हैं। These are two brass rings R1 and R2 and rigidly connected to the two ends of armature connected होते हैं। As coil rotates, slip ring also brushes. These brushes are graphite rod rings, okay, kept pressed against the slip rings R1 and R2. Through these brushes, current induced in the armature coil is sent to the external circuit. तो ब्रशेज होते हैं, ये भी R1 और R2 से कनेक्टेड होते हैं। एक्सल जो होता है स्लिप रिंग आर प्लेस्ड ऑन एक्सल विच इज मेड टू रोटेट फ्रीली फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ओके। तो ये फ्री होता है, एक तरीके से किसी से कनेक्ट नहीं होता। गैल्वेनोमीटर ये सिर्फ उससे रिंग से कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर टू मेजर अ करंट, outer ends of the brushes are connected to the galvanometer. ब्रशेस से कनेक्टेड होते हैं जिससे हम करंट को मेजर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, वर्किंग ऑफ जनरेटर, ओके। तो वर्किंग देखते हैं जनरेटर का। तो आर्मेचर कॉइल जो होता है ABCD in horizontal position. Now the coil is rotated clockwise. Then the arm AB moves upward and while the arm CD moves downward. क्यों डाउनवर्ड और अपवर्ड कैसे होता है? मीन्स अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड है, करंट की डायरेक्शन हमें पता है, करंट सप्लाइंग हम ही सप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? सामने की ओर है, ओके। तो इसको अगर इस साइड करें तो ओके, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से हमें पता चल जाएगा कि जो AB है वो अपवर्ड होगा डायरेक्शन इसका, ओके। तो the coil cuts the magnetic field lines of the force, okay। तो उसके बाद क्या होगा? according to Fleming right hand rule, the induced current flows from A to B. induced current की डायरेक्शन क्या होगी? induced current की डायरेक्शन जो होगी हमारी वो हमारी A to B होगी, ओके। in arm and AB, okay, and C to D होगी in arm CD. It flows along the ABCD, okay। तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी जनरेटर नहीं लगा हुआ, आई मीन कहीं भी
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है इसको, ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगा। द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन circuit through the B1 to B2 to B1, okay, after half rotation यानी ब्रशेज में भी करंट फ्लो होगी, और हाफ रोटेशन के बाद आर्मेचर जो होगा आर्म CD को ऊपर की ओर मूव कराएगा और आर्म AB को नीचे की ओर, और इंड्यूस्ड करंट होगा अब फ्लो होगा रिवर्स डायरेक्शन में, DC भी है, ओके, और जब करंट जो है अब B1 से B2, ओके। इस प्रकार जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इन एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट, ओके, चेंजेस आफ्टर एवरी रोटेशन। इस प्रकार जो करंट होगा वो चेंज करेगा इसका डायरेक्शन आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इस तरीके के करंट को हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, इसका डेफिनेशन भी आगे देखेंगे शायद। दिस डिवाइस जो हमने अभी देखा जिसका कंस्ट्रक्शन, इसे हम AC जनरेटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे AC करंट क्रिएट होता है, ओके। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाना है, उससे आप इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होती है ना, वो हम यहाँ से भी फाइंड तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते एक्चुअली में। यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंटली, लेकिन हमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्थ से साउथ तो मैग्नेट की डायरेक्शन पता ही है मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग भी पता कर सकते हैं, ओके। फिर भी हमें प्रॉब्लम्स में जो हमें प्रॉब्लम मिलते हैं हमारे एग्ज़ाम में, वो ज़्यादातर हमें 2 या 3 चीज़ें दी होती है, हमें एक चीज़ फाइंड करनी होती है, ओके। 2 भी फाइंड कर सकते हैं। अब DC जनरेटर देख लेते हैं। It is a device which convert mechanical energy into electrical energy, ओके। DC जनरेटर अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ही, ओके। ज़्यादातर जनरेटर इसीलिए बने होते हैं, और जो जनरेटर वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता ही है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस, ओके। तो DC जनरेटर जो होता है वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी होता है उसके अंदर, इंस्टेड ऑफ स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्प्लिट रिंग्स चेंज नहीं होते डायरेक्शन के बाद, वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करते। DC करंट होते भी यही है जो जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ओके। स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सिलिंड्रिकल ब्रास विंग R1 and R2 attached to the 2 ends of armature. As the armature coil rotate, the 2 slip rings also rotate about the same axis of rotation. कनेक्टेड है तो वो भी रोटेट करता है, फिर उससे जो कनेक्टेड आर्मेचर होता है वो भी रोटेट करता है। अब देखते हैं अल्टरनेट करंट को। एक करंट होता है जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। अब वो टाइम इंटरवल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इंडिया में बात करें तो वो AC करंट जो होता है अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है हर एक सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर में। जो टाइम होता है 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा का टाइम होता है, उतने टाइम के अंदर में वो चेंज करता है अपने डायरेक्शन को। तो कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, बहुत ही छोटा टाइम है। और इसका जो टाइम पीरियड अगर फाइंड करें तो टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली 2 कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो उसको एडअप करके अगर हम एवरेज निकालें, एडअप करके एक टाइम पीरियड निकालें तो वो कुछ इस तरह आएगा, और इसका रिवर्स कर देंगे तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी एवरेज हमारी रहती है इंडिया में। बेसिकली इतनी फ्रीक्वेंसी पे हमारे ज़्यादातर अप्लायंस काम करते हैं। एडवांटेज क्या है ये AC करंट का, ट्रांसमिटेड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक। हमारे इंडिया में और बहुत देशों में AC करंट को यूज़ करते हैं। और DC करंट जो होता है वो बेसिकली
बड़े काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कहीं छोटे जगह पे चाहिए, छोटे डिस्टेंस के लिए चाहिए, तब यूज़ होता है डीसी करंट। और यहाँ पे ज़्यादा पावर लॉस नहीं होता है एसी करंट के मामले में। डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, और डीसी करंट का इसका उल्टा है, करंट रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है और स्टोर किया जा सकता है। ओके, और लॉस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन के दौरान बहुत ज़्यादा होता है। और सोर्स ऑफ डीसी एनर्जी क्या हो सकता है? सेल, बैटरी, बिल्कुल हो सकता है। स्टोरेज सेल भी होती है, उसकी पावर धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाती है। अगर यूज़ नहीं करेंगे तब भी हो ही जाएगी उसकी। कुछ लोग सोचते हैं यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत समय तक चलेगा, ऐसा नहीं होता, पावर धीरे धीरे लॉस होते जाती है। देखते हैं फ्रेंड, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमारा जो टॉपिक है। अब देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर जो होती है वो पॉजिटिव वायर कहते हैं उसको, एक नेगेटिव वायर कहते हैं, नाम सुना होगा। ये रेड इंसुलेटेड को कवर होती है, इस पे ब्लैक इंसुलेटेड कवर होती है। ओके, अर्थ वायर का ग्रीन इंसुलेटेड होती है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है ये भी देखते हैं। ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच जो होती है इंडिया में, वो 220 वोल्ट की होती है। पोल जो होता है वो मेन सप्लाई से कनेक्टेड होता है, और वो मेन सप्लाई जो होता है वो फ्यूज से कनेक्टेड होता है। फ्यूज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्टेड होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और उससे फिर सारे सेपरेट सर्किट कनेक्टेड होते हैं, घर में जो सर्किट लगे होते हैं। अगर फ्यूज भी अगर चला गया ना तो सारे पैरेलल कनेक्शन है तो सारे चले जाएंगे, आई मीन सीरीज कनेक्शन है, तो जिससे कि कोई भी अप्लायंस को डैमेज नहीं होगा, और जो अप्लायंस को यूज़ कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी ड्यू टू एनी शॉर्ट सर्किट। अर्थ वायर क्या है? प्रोटेक्ट करता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंस, बिल्कुल होता है। इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से करंट बड़े ही जल्दी, जैसे अर्थ वायर जहाँ कनेक्टेड होता है वहाँ सप्लाई हो जाता है, और अप्लायंस में करंट नहीं आता, मेटेलिक अप्लायंस में। ठीक है, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट, क्योंकि लीकेज ऑफ करंट अगर होगा तो बहुत ही फास्ट वो करंट सप्लाई हो जाएगा जहाँ वो कनेक्टेड होता है। अर्थ वायर जो होता है वो ज़मीन से कनेक्टेड होता है। और शॉर्ट सर्किट जो होता है व्हेन द लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली, तब होता है शॉर्ट सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स लो, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स लो, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। ओके, अब ओवरलोडिंग समझ लेते हैं एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ज़्यादा रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा करंट सप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट को ही सप्लाई होने देता है। लेकिन रेजिस्टेंस जब कम हो जाता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होने लग जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है। रेजिस्टेंस भी ज़रूरी होती है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ ओवरलोडिंग भी हो जाता है। और ओवरलोडिंग एक्चुअली में क्या है? जब ज़्यादा करंट ड्रॉ किया जाए, मोर देन द करंट कैरिंग कंडक्टर की कैपेसिटी जो होती है, जो कंडक्टर की कैपेसिटी, अगर मान लो करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है कंडक्टर की वो कुछ अमाउंट है, अब उस सम अमाउंट से ज़्यादा हम करंट उसमें कैरी करवाएं, है ना, ज़्यादा करंट उससे हम लें, तो कंडक्टर में से फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, और उसकी कैपेसिटी कुछ ही करंट को सप्लाई करने की है, कुछ ही अमाउंट की, उस अमाउंट से ज़्यादा जब होगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, और इट रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। ओके, और कॉज ऑफ ओवरलोडिंग क्या होता है? एक्सीडेंट हाइक इन वोल्टेज सप्लाई,
मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई हो जाता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अप्लायंस है तो ज़्यादा करंट वो खींचेंगे, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाएगा, ज़्यादा करंट सप्लाई हो जाएगा कंडक्टर से, जिसकी वजह से कंडक्टर टूट जाएगा या उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस तो बनेगा लेकिन लो रेजिस्टेंस बनेगा, जिसकी वजह से हीटिंग हो सकती है, कंडक्टर टूट सकता है। सेफ्टी डिवाइसेस जो घरों में लगानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अर्थ वायर, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये क्या करता है बेसिकली, अगर मान लो जितने भी अप्लायंस इससे कनेक्टेड होते हैं, अगर ये उड़ गया तो लाइट चली जाती है ऑटोमेटिकली। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मीटर ऐसे पास पास लगे होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस ऑफ ईच सर्किट। इस तरीके का सेटअप होता है। एंड फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।